हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज कवर करने वाले हैं 11th 12th का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फॉर बीपीएससी 3.0। बहुत ही काम आएगा। इसके साथ ही साथ हम बीपीएससी का सिलेबस भी पूरा कवर करेंगे, जिससे कि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। वीडियो में 35 क्वेश्चंस होंगे। आप लोग अपना स्कोर रखते रहिए इंटैक्ट और मुझे बताइए 35 में से आपके कितने मार्क्स आए थे। तो क्विकली कवर करना शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज को। बीपीएससी एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर, जिससे कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव और इवन इग्नू के सब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूरी हेल्प मिलेगी। 11th 12th थोड़ा टफ है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वीडियोस दैट वी हैव कवर्ड। शुरुआत करते हैं और पेन पेपर लेकर बैठिए। कॉमिक वर्ड्स कंपोज्ड इन इरेगुलर मेजर इज नोन एज व्हाट? It is doggerel. A comic verse composed in irregular meter is known as doggerel. Doggerel is a type of poetry that is irregular in both rhythm and rhyme. Rhythm and rhyme. ये ध्यान रखिए। Intentionally इसका purpose होता है to give comic effect. Comic effect और एक और term हम use करते हैं that is burlesque. बर्लेस्क टर्म भी कॉमिक इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेप ऑफ द लॉक, अगर आपको पोइट्री याद है एलेक्जेंडर पोप की, तो उसमें भी बर्लेस्क है। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें डॉगरल है। डॉगरल का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। This poetry, Henry King is a good example of doggerel giving a very humorous impact. The chief defect of Henry King was chewing little bit of string. At last he swallowed some which tied itself in ugly knots inside. Physicians of the utmost fame were called at once, but when they came, they answered, as they took their face, there is no cure for this disease. Spenser's Astrophil is written on the death of which writer? थोड़ा थोड़ा हिंट हमें यहाँ पर मिल रहा है अगर ध्यान से देखा जाए तो। एस्ट्रोफिल किसने लिखी थी? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सर फिलिप सिडनी ने, जो कि कॉन्टेम्पररी थे स्पेंसर के। तो वी कैन टेक द हिंट, ऑल दो ऑप्शंस में नहीं होता तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती। तो नन ऑफ द अबव यहाँ का आंसर रहेगा हमारा। सर फिलिप सिडनी पर लिखी गई ये पोइट्री है 1586 की, टू मॉर्न दी डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। The opposite of hyperbole is lightorts. लाइटॉट्स एक लिटरेरी डिवाइस है, हाइपरबोले भी लिटरेरी डिवाइस है, और बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी लिटरेरी डिवाइसेस ही। तो लिटरेरी डिवाइसेस देखिए आपके लिए कितने क्रूशल हो जाते हैं, आपको कवर करने ही करने हैं। आई टू हैव अ प्लेलिस्ट जिसमें सभी मेजर लिटरेरी डिवाइसेस कवर करवाए हैं मैंने। आप लिंक चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। हाइपरबोले एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें एग्जैजरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, he was so angry, I thought he was going to kill me. I am so hungry that I can eat a horse. That is exaggeration. लेकिन कभी कभी हम exaggeration ना करके आराम से किसी बात को बता देते हैं। We want to criticize someone. Someone is not kind, ये हम कहना चाहते हैं, but we say no, he is not unkind. Right? He is not unkind. How is the food? We will not say good. We will not, go into too much praises, but we will say not bad. जहाँ थोड़ा बोलना चाहिए था उससे भी कम बोला गया. That is litotes, and hyperbole is exaggeration. ये भी एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस ही है। pineapple of politeness, इसकी जगह होना चाहिए था पिनाकल ऑफ पोलाइटनेस। जब शब्दों में थोड़ा थोड़ा हेर फेर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेलोप्रोपिज्म। मेलोप्रोपिज्म इज द इनकरेक्ट यूज ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्ड विद अ सिमिलर साउंड। अम्यूजिंग मिस्टेक हम इसको कह सकते हैं। साउंड सिमिलर होता है लेकिन जो मतलब होता है ना वो थोड़ा 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 फनी होता चला जाता है। Okay, for example, if I say I was bitten by a snake,
and the doctor gave me anecdote. It should have been antidote. Antidote देते हैं ना डॉक्टर, anecdote नहीं देते. तो दिस इज malapropism. थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेर फेर जिससे कि एक कॉमिक इम्पैक्ट आता है. Two unstressed syllables followed by a stressed one is known as what? And this is anapistic. आई नो कि प्रोसिडी में आप में से बहुत से लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, तो प्रोसिडी इज समथिंग जो आप लोगों के लिए कवर करना बहुत ज़रूरी है. प्रोसिडी की मेरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें आयाम, डेक्टल, एनापेस्ट और बाकी सभी मीटर्स के बारे में बात की है मैंने. ट्रॉकी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एनापेस्ट, स्पॉन्डी, पेरिक, आयाम, ट्रॉकी, डेक्टल, ये सभी मीटर्स आपको पता होने चाहिए और इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा इन डिटेल. इस प्लेलिस्ट के बारे में भी बात करिए, कमेंट में आपको मिल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन के बहुत काम आएगी. स्पेसिफिकली 11-12 के पेपर में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं प्रोसिडी से रिलेटेड और डिवाइसेस से रिलेटेड. Next question, the authorized version of Bible was published in which year? None of these is the right answer. मैंने ये भी देखा है कि ये पेपर इस हिसाब से भी टफ हो जाता है कि कई बार मोर देन दी अबव और नन ऑफ दी अबव आंसर आता है. अगर सिंपल 4 ऑप्शन होते हैं ना, कोई एक चूज करना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल जाता है आंसर देने का, लेकिन यहाँ पर हिंट वाली भी कोई बात नहीं होती है, आपको परफेक्टली पता होना चाहिए. 1611 King James Version, also the King James Bible and the authorized version is an early modern English translation of the Christian Bible for the Church of England. और इस कमीशन को स्टार्ट किया गया था 1604 में और इन्होंने पब्लिश की थी अपनी बाइबल 1611 में. 1611 authorized version of Bible. Who defined Romanticism as the Renaissance of wonder? Theodore Watts Danton. Option A is the right answer. He has characterized Romanticism of the early 19th century English literature as the renaissance of the feeling of wonder in poetry and art. Definition में happiness भी है और we need to comprehend the definition also as it goes on. It leads us into the hardcore of the romantic temper and imagination. वॉल्टर पीटर ने भी कुछ इसी तरीके की बात की थी जब उन्होंने कहा कि रोमांटिसिज्म इज समथिंग इन एडिशन टू स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी. वॉल्टर पीटर की बात भी याद रख लीजिए रोमांटिसिज्म के बारे में, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी. Who coined the term curtain sonnet? And the answer is none other than G.M. Hopkins. 10.5 लाइन का एक सोनेट जीएम हॉपकिंस ने डिजाइन किया था. बहुत बार एग्जाम में 11 लाइंस भी लिखा जाता है, बट टेक्निकली इट इज 10.5. उनकी कुछ पोइट्रीज जैसे कि पाइड ब्यूटी, ये आपको मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगी, पाइड ब्यूटी एंड पीस, ये कर्टल सोनेट में लिखी गई हैं. How many lines are there in rhyme royal? And the correct answer is 7. The rhyme royal stanza consists of 7 lines usually in iambic pentameter. ये सब भी आपको मेरे प्रोसिडी वीडियो में ही मिल जाएगा जिसमें मैंने पोइट्री कॉम्पोजिशन और बहुत सारे इनके जॉनरास की बात की है. राइमिंग स्कीम जनरली होती है ABABBCC जनरली इन प्रैक्टिस, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है. इट कैन बी ABA अलग से हो सकता है, ABA BBCC इस तरीके से पैटर्न हो सकता है, या फिर टेरसेट की फॉर्म में हो सकता है ABAB BCC. राइमिंग स्कीम चेंज नहीं होती, इट कैन बी द डिफरेंस ऑफ द पेयरिंग हो सकती है ABA BBCC या फिर ABAB BCC. Intertextuality is associated with Julia Kristeva. Julia Kristeva first coined the term in 1960s, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरटेक्चुअलिटी चल नहीं रही थी. इंटरटेक्चुअलिटी इस्तेमाल तो पहले भी हो रही थी ना. शेक्सपियर जी के कितने सारे प्लेस हैं जो उनके एंशियंट राइटर्स से इंस्पायर्ड हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंटरटेक्चुअलिटी ही है.
लेकिन ऑफिशियली कॉइन किया गया था बाय जूलिया क्रिस्टोवा इन 1960s। नेक्स्ट, शिपर्ड्स कैलेंडर जो कि काफी लैंडमार्क वर्क है स्पेंसर का, इट वाज पब्लिश्ड इन 1579। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए आपके पास एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। अगर मैच करना है लिस्ट ए और लिस्ट बी को तो वो थोड़ा सा इजी टास्क हो जाता है, लेकिन कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत हैं ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। वीनस एंड एडोनिस, दैट इज अ नैरेटिव पोइट्री बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1593। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। पोइट्री हमें बताती है स्टोरी ऑफ वीनस द गॉडेस ऑफ लव, ऑफ हर अनरिक्विटेड love and of her attempted seduction of Adonis, an extremely handsome young man. Astrophel and Stella, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, probably composed in 1580s by Philip Sidney, तो ये भी सही ऑप्शन है। Sensi a tragedy, no that is not the right one, it is by P.B. Shelley जो कि 1819 में कंपोज हुई थी। तो दो ऑप्शन ठीक हो ही गए हमारे। मोर देन वन ऑफ द अबव हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास ये एडवांटेज है कि एटलीस्ट दो आपको पता है ना, ठीक है, तो ऑप्शन डी के लिए ही जाना है अगर थर्ड को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है भी तो। हु इज नोन फॉर हिज इमोरेटी, एंड द करेक्ट आंसर इज एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का कलेक्शन है एपिथेलेमियन एंड एमोरेटी। एपिथेलेमियन जो कि उन्होंने अपनी वुड बी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया था कंप्लीटली व्हेन ही वाज गेटिंग मैरिड इन 1594। एडमंड स्पेंसर एमोरेटी, और मे बी एग्जाम में आपको एपिथेलेमियन का क्वेश्चन आ जाए। Who among the following is or are Cavalier poets? Best known Cavalier poets are रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरू जो यहाँ पर नहीं है, एंड सर जॉन सकलिंग। तो मोर देन वन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है। द लिरिकल बैलेड्स क्लोजेस विद लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, जो कि शॉर्ट में सिर्फ टिंटन एबे भी बोला जाता है। मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, याद रखिए, बहुत काम आएगी एग्जाम में। टोटल 23 पोइट्रीज थी 1798 के वर्जन में, कॉलरिज की लिखी हुई 4 और 19 बाय वर्ड्सवर्थ। कॉलरिज वाली आप याद कर लीजिए अच्छे से, कहाँ से शुरुआत होती है ये भी याद कर लीजिए। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से शुरुआत होती है कॉलरिज की, एंड लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, दिस इज द एंड। 4 पोइट्रीज ही कॉलरिज की हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये चारों पोइट्रीज के नाम भी आप याद रखिए। Who wrote the poem The Fall of Robespierre? The Fall of Robespierre एक 3 एक्ट का प्ले है रिटन बाय रॉबर्ट सिडे एंड सैमुअल कॉलरिज। तो यहाँ से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1794 का प्ले है, कंबाइंडली रिटन बाय रॉबर्ट सिडे एंड सैमुअल कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज you can say. It follows the event in France after the downfall of Maximilian Robespierre. Robespierre is portrayed as a tyrant here. Tyrant and सदैव उनको थोड़ा थोड़ा प्रेज करते हैं पोइट्री में एक्चुअली, और शो करते हैं कि दिस पर्सन इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ डिस्पोटिज्म। तो ये सब कुछ अगर आपको डिटेल में पता है तो बहुत अच्छी बात है। रोमांटिक लिटरेचर को और एलिजाबेथन एरा को तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जल्दी ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊंगी। इन बिटवीन आप लोग एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी। Question 88. How many parts are there in the poem Rime of Ancient Mariner? Rime of Ancient Mariner is a particular long poem split into total 7 sections. I hope आप लोग अपना स्कोर रख रहे हैं और मुझे बताएंगे वीडियो के एंड में। Who has composed the following lines? God himself is the best poet and the real is his song. एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की हैं ये लाइंस। ऑप्शन बी काफी पॉपुलर
विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ। हु वॉज मिग्लियोर फेब्रो फॉर टी.एस. एलियट? मिग्लियोर फेब्रो इसका मतलब है द बेटर क्राफ्ट्समैन। ये मतलब भी आपको आ सकता है अगली बार एग्जाम में, द बेटर क्राफ्ट्समैन। तो ये आप याद रखिए एक तो मतलब। एंड ओरिजिनली ये कोट है डेंटे की इन्फर्नो से। ये भी आपको आ सकता है कि कहाँ से कोट ली गई है। इन्फर्नो से ये कोट ली गई है जो कि डेंटे ने लिखा था। एंड इट वॉज फेमसली यूज्ड by Eliot in his dedication of the waste land to his friend and editor Ezra Pound. Option C is the right answer. The better craftsman is the right meaning of it. Quote taken from Dante's Inferno. Next, the line Monuments of Unaging Intellect occurs in W.B. Yeats' poem None of the above. Unfortunately, that is the right answer, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे आंसर्स पसंद नहीं है। जब आप इतने ऑप्शंस दे रहे हैं तो उन्हीं में से आंसर दीजिए ना। सेलिंग टू बेजेंटियम की ये लाइन्स W.B. Yeats की मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट एन एजेड मैन इज बट अ पैल्ट्री थिंग। अगर शायद सेकेंड लाइन आ जाती आपको इसके बाद की तो आप पहचान पाते, क्योंकि वो लाइन तो काफ़ी पॉपुलर है, कई बार बहुत से एग्जाम्स में आ चुकी है। लेकिन हमें उसकी लाइन का फर्स्ट पार्ट आया, एन एजेड मैन इज बट अ पैल्ट्री थिंग। ये लाइन बहुत बार आती है आपको, मे बी आपको नेक्स्ट टाइम ये लाइन आ जाए। और सेलिंग टू बाइजेंटियम को अच्छे से कवर करिएगा, इवन बाइजेंटियम को भी अच्छे से कवर करिएगा। W.B. Yeats की मैंने एक छोटा सा PDF है जो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी, और मैंने इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बात की है W.B. Yeats की। Who among the following is are not imagist? Imagism was born in England and America in the early 20th century, a reactionary movement against romanticism and Victorian poetry. Imagism ने emphasize किया simplicity की तरफ, clarity of expression की तरफ, precision की तरफ through the use of exacting visual images. एजरा पाउंड तो काफ़ी एसोसिएटेड हैं इमेजिज्म के साथ, T.E. ह्यूम भी एसोसिएटेड हैं, तो ये तो राइट आंसर नहीं होना चाहिए। समहाउ W.B. Yeats भी एसोसिएटेड थे। तो इस आंसर में आई डू हैव अ लिटिल कंफ्यूजन। आई विल गो फॉर W.H. Auden, बट हो सकता है कि मोर देन वन ऑफ द अबव हो अगर हम W.B. Yeats को कंसिडर ना करें, बट आई फाइंड too many expressions of imagism even in the poetry of W.B. Yeats. Which of the following authors wrote Studies in the History of Renaissance? That is Pater's very popular work. वॉल्टर पेटर की बात कर रही हूँ मैं। तो वॉल्टर पेटर का नाम तो यहाँ पर है नहीं, नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। E.G. गार्डिनर के कुछ इंपॉर्टेंट फिक्शंस मैंने करवाए थे अपनी क्लास में, नॉन फिक्शंस। E.G. गार्डिनर, उनका था पॉपुलर pseudonym Alpha of the Plough. He was a very popular, you can say, Victorian plus modernist English journalist, editor, author. उनके essays Alpha of the Plough नाम से हाईली रिगार्ड किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस का क्वेश्चन आ गया। मार्लो एडवर्ड 2 मैच करना है कि कौन कौन से राइट मैच हो रहे हैं। मार्लो और एडवर्ड 2 तो मैच हो रहे हैं। एंड द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड द थर्ड इज एक्चुअली रिटन बाय शेक्सपियर, probably 1592 के आसपास। एंड if we talk about Henry IV Part 1, Part 2, both are written by William Shakespeare. तो ये भी गलत हो जाता है। तो क्या सही है इसमें से? ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि बाकी दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो मोर देन और नन ऑफ अबव का तो क्वेश्चन ही नहीं है। आप में से किस किस को ये दो ऑप्शंस पसंद नहीं है, मोर देन दी अबव और नन ऑफ दी अबव? ये ऑप्शन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। Who said I prefer to be left alone with my books? This means that the speaker enjoys spending times by himself, immersed in the world of the books, and would rather not be interrupted or accompanied by others while reading.
Ellison Ware is the right answer for this one. Option B. Who is the writer of post-colonial Shakespeare? That is an exciting step forward in the dialogue between post-colonial studies and Shakespearean criticism. ये स्टडी एक्सप्लोर करती है colonial and racial discourse emerging in the early modern Britain, how the Shakespearean text later became a colonial battlefield, and how Shakespeare circulates in our post and neo-colonial world today. आज भी पोस्ट colonial वर्ल्ड में शेक्सपियर की क्या इम्पोर्टेंस है. And this is the book by एनिया लोम्बा एंड मार्टिन ऑर्किन. हो सकता है आपको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम. तो मोर देन अबव वन, नन ऑफ द अबव का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर. ओनली एनिया लोम्बा इज द राइट आंसर. Which of the following works is or are written by Frantz Fanon? Wretched of the Earth, I'm very sure. Wretched of the Earth 1961 की एक बुक है by the philosopher Frantz Fanon, in which the author provides a psychoanalysis of the dehumanizing effects of colonialism. Blind Assassin की अगर बात करें तो कैनेडियन राइटर का है मार्गरेट एटवुड. एंड कैट्स आई की अगर बात करें तो अगेन द कैनेडियन राइटर एंड अगेन मार्गरेट एटवुड. तो मोर देन अबव का क्वेश्चन नहीं है, नन ऑफ द अबव का भी क्वेश्चन नहीं है. इट इज ओनली ऑप्शन ए. What is the name of the author whose story Cérézanne Roland Barthes examines in? Cérézanne is a novella by Henri de Balzac that Roland Barthes uses as the basis for his literary analysis work S upon Z. ये मैंने आपको अपनी क्लासेस में रिसेंटली करवाया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने रिसेंटली कवर करवाया है. Barth's analysis of Saracen highlights the ways in which the story exposes the multiple meanings of language. तो none of the above हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन E. The two options जो मुझे पसंद नहीं है. तो देख लीजिए इस बुक को. Saracen is by Henri de Balzac, जिसको एनालाइज किया है रोलैंड बार्थ्स ने S upon Z में. विजुअल्स देखेंगे ना, आपके दिमाग में ज्यादा रह जाएगा. हमें दृश्य हमेशा याद रहते हैं. Which of these author text pairs is correctly matched? यहाँ पर भी आ ही गया ना वो ऑप्शन जो मुझे पसंद नहीं है. Samuel Johnson. No, Samuel Johnson is not right for this one. This is by Alexander Pope. तो एक ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. मैकफ्लेक्नो. नो, मैकफ्लेक्नो is very popular by John Dryden. ये भी गलत हो गया. तो none of the above का तो क्वेश्चन ही नहीं रहा. more than the above फॉर श्योर सही आंसर है. फिर भी हम देखेंगे द राइवल्स को. द राइवल्स इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाय रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, जो कि 1775 में परफॉर्म की गई थी. एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नन ऑफ द अबव. देखिए कितनी मेहनत की एग्जामिनर ने, एक भी राइट आंसर नहीं निकला. दिस इज नॉट राइट. ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? 1837 क्वीन विक्टोरिया. यस, वो क्वीन बनी थी. विक्टोरिया वॉज द नीस एंड ओनली लिविंग हेयर ऑफ विलियम फोर्ड. किसके बाद वो क्वीन बनी थी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. तो विलियम फोर्ड मैं आपको बता रही हूँ. और 1837 से 1901 का पीरियड तो वैसे ही विक्टोरियन पीरियड माना जाता है. कॉन्स लॉ की अगर बात करें तो देवर दी टेरिफ्स and other trade restrictions on imported food and corn enforced in UK between 1815 and 1846. 1846 में कॉन्स लॉ को रिपेल किया गया था. तो ये ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग. एंड इफ वी टॉक अबाउट क्रिमियन वॉर दैट बिगेन इन 1853, यहाँ पर 1853 आएगा. एनी हाउ हमारा एक आंसर ठीक है यहाँ पर. तो हम ऑप्शन ए के लिए जाएंगे. ऑप्शन ए इज राइट. Matthew Arnold classified human society into 3 main classes. No, not upper middle, lower. बड़ा mediocre सा आंसर है ये तो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Barbarians, जो कि landed aristocracy थे, kind of a VIP person. Then comes Philistines, the middle class bankers, artisans, shop owners, you can say.
एंड पॉपुलेस हम जैसे लोग, कॉमनर्स के अलावा टेनेंट्स एंड इवन वेज लेबरर्स भी इसी के अंदर आते थे। आई डू नॉट नो आप में से कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है, दैट डजेंट मैटर एट प्रेजेंट, तो हम सब लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। In memorial verses, Matthew Arnold pays tribute to three great poets, Keats, Byron, and Wordsworth. Option C here is the right answer. अब हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेशन एरा में। जॉन बुनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस was published in it was published in two parts in 1678 and 1684. तो 1678 को I'll take as the right answer. The whole work is a symbolic vision of the good man's pilgrimage through life. After life क्या क्या हो सकता है, एक ड्रीम के थ्रू, ड्रीम एलिगरी के थ्रू दिखाया गया है। Who wrote the novel Mill on the Floors? It is written by none other than जॉर्ज एलियट, जो कि यहाँ है ही नहीं। पेन नेम यूज करती थी वो जॉर्ज एलियट, रियल नेम वॉज मेरी एन एवेंस। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स इन 1860। ये साथ साथ याद रख लीजिए, यू नेवर नो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टाइम आ जाए। तो आंसर क्या हुआ? नो एंथनी ट्रोलॉप, नो एमिली ब्रॉन्टे, नो शैलेट ब्रॉन्टे, बट जॉर्ज एलियट और Mary Ann Evans. Option E, of course. For all these courses, I do conduct the live sessions, UET की preparations, UET के साथ ही साथ GMI, IPU, Masters English Entrance की preparation automatically हो जाती है। Literature, UGC, NET, JPSC, JSSC की भी classes even और UPSC के optional exam के लिए भी online classes available हैं। You can WhatsApp at this link or Telegram at this link. Both links are given in description. 35 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप सबका स्कोर अच्छा ही रहा होगा। मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर बताइए और बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।